मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र क्रमांक 51-76 भारतीय समाज का अध्ययन दृष्टिकोण के टॉपिक पश्चिमीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उस पश्चिमीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक में पश्चिमीकरण शब्द के विषय में लिखा है कि भारतीय या भारत पर 150 वर्षों के लिए अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को समाहित करने वाला एक शब्द है, वो है पश्चिमीकरण। और ये शब्द औद्योगिकी संस्थाएं, विचारधाराएं और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। और वहीं लिंच ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा के संबंध में लिखा कि पश्चिमीकरण में पश्चिम पोशाक, खानपान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियों और खेल और मूल्यों आदि को शामिल किया जाता है। विद्यार्थी, योगेंद्र सिंह की जब हम बात करें तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन उनकी एक कृति है, उसमें पश्चिमीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का एक विशेष अंग है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था। वैज्ञानिक, औद्योगिक और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय और देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सब के सब पश्चिमीकरण के उप उत्पाद हैं। इसको हम बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम पश्चिमीकरण की विशेषताओं की बात करेंगे। पश्चिमीकरण की जो परिभाषाएं और अर्थ जो हमने दिया था, उसको और अधिक गूढ़ता के साथ समझना हो तो हम उसकी कुछ विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता है कि पश्चिमीकरण में नई संस्थाओं का समावेश और पुरानी संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन जो दिखाई देते हैं। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन ने कहा कि पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप न केवल नई संस्थाओं, चाहे वो उदाहरण के लिए हम कहें समाचार पत्र, चुनाव, ईसाई धर्म प्रचारक का समावेश होता है, बल्कि पुरानी संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल, सेना, सरकारी नौकरी तथा न्यायालय जैसी संस्थाओं में भारत में अंग्रेजी शासन के आने के बाद जो मूलभूत परिवर्तन आ गए। और मूल्यगत अधिमान्यताएं, प्रोफेसर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का जो विश्लेषण करते हुए कहा कि पश्चिमीकरण में कुछ मूल्यगत अधिमान्यताएं भी निहित थी, और ये थी मानवतावाद, समानतावाद और लौकिकीकरण। उसके बाद जब हम बात करते हैं नैतिक दृष्टि से तटस्थता की, नैतिक दृष्टि से तटस्थता के बारे में बात करें तो पश्चिमीकरण को हम कह सकते हैं कि यह एक नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। और यह अवधारणा इस बात को स्पष्ट नहीं करती है कि पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत में होने वाले परिवर्तन जो हुए हैं वो भारत के लिए अच्छे हैं, हानिकारक हैं या बुरे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनों की बात करती है। इन परिवर्तनों के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, जिसमें अच्छाई और बुराई से कोई संबंध इस अवधारणा का नहीं है। पश्चिम के प्रति विरोध, उन्होंने पश्चिमीकरण की एक अन्य विशेषता बताते हुए लिखा कि पश्चिमीकरण की कठिनाई के रूप में से व्यक्त किया गया है। यद्यपि पश्चिमीकरण से प्रभावित व्यक्तियों में अक्सर पश्चिम के प्रति राजनीतिक और सांस्कृतिक विरोध जो दिखाई देता है, और गैर पश्चिमी देशों में साम्यवाद के बड़े बड़े भारी आकर्षण का एक कारण उसका पश्चिम विरोध जो साम्राज्यवादी विरोध और पूंजीवाद के विरोध में हमें दिखाई देता है।
पश्चिमीकरण के कुछ तत्वों का संबंध जो है वो पूर्व और अन्य तत्वों से भी, यानी कि दक्षिण से भी जुड़ाव है और पूर्व से भी जुड़ाव है, यानी कि केवल मात्र पश्चिमी के आधार पर औद्योगिक संबंधी श्रेष्ठता और मध्ययुगीन भारत से जो आए उन्हीं परिवर्तनों को हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे बारूद और छापे खाने और टाइप और कागज का आविष्कार चीन में हो, शाश्वत गति का उद्गम जो हो भारत में हो, दशमलव और जीरो भारत की देन है, और जिसे अरबों के माध्यम से यूरोपियों या यूरोप वासियों ने भी ग्रहण किया था। यानी कि सारी चीज़ें जरूरी नहीं कि पश्चिम से आए, कुछ तत्व कुछ चीज़ें जो हो पूर्व और उत्तर से भी दक्षिण से भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण के सभी तत्वों का उद्गम पश्चिमी सभ्यता से हो या पश्चिम से ही माना जाए, ऐसा सही नहीं है। अनेक प्रारूप हैं, यानी कि मैनी मॉडल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पश्चिमीकरण के लिए अंग्रेजी, अमेरिकी, रूसी और अन्य यूरोपीय देशों के अलग अलग प्रारूप हैं। भारत में अंग्रेजी प्रारूप आदर्श है, लेकिन वर्तमान में अमेरिकी और रूसी प्रारूप भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। संश्लिष्ट और बहुस्तरीय अवधारणा के रूप में भी हम पश्चिमीकरण को समझ सकते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण की एक अवधारणा की विशेषता बताते हुए लिखा कि पश्चिमीकरण जो है वो अंतर्भूतकारी, संश्लिष्ट और बहुस्तरीय अवधारणा है, यानी कि कई सोपानों में चलने वाली प्रक्रिया है। उसके एक छोर पर पश्चिमी औद्योगिक से लगा करके दूसरे छोर पर आधुनिक विज्ञान और आधुनिक इतिहास लेखन तक का विस्तृत क्षेत्र जो है वो शामिल होता है। और इसकी एक अविश्वसनीय संश्लिष्टता इस बात में देखी जा सकती है कि पश्चिमीकरण के भिन्न या विभिन्न पक्ष कभी तो एक होकर किसी प्रक्रिया विशेष को पोस्ट करते हैं और कहीं वही तत्व जो हो एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते हैं और कभी कभी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पश्चिमीकरण की इस प्रक्रिया को श्रीनिवासन ने जटिल प्रक्रिया बताने के साथ साथ, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है और बहुस्तरीय है, इसे 3 स्तरों में विभाजित किया है। प्राथमिक, जिसको हम प्रारंभिक कहते हैं, माध्यमिक और तृतीयक। उसके बाद ग्रोस में हम इसको कह सकते हैं कि एक व्यापक अवधारणा है। पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक है, जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो समाहित होते हैं। बी कुप्पुस्वामी नामक एक विद्वान ने कहा है कि श्रीनिवासन द्वारा काम में ली गई पश्चिमीकरण की अवधारणा में व्यवहार संबंधी पक्ष, और जिसमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और सांस्कृतिक तत्व जो हैं शामिल होते हैं। ज्ञान पक्ष, ज्ञान में साहित्य और विज्ञान की विचारधाराओं को शामिल किया जाता है। और मूल्य संबंधी पक्ष जैसे मानवतावाद और लौकिकीकरण की बातों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कि पश्चिमीकरण औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से भिन्न है। जो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है, वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो औद्योगिकरण और नगरीकरण से बिल्कुल ही विपरीत है। ऐसा माना जाता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण तो दोनों समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन पश्चिमीकरण जो एक अलग ही प्रकार की प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण और नगरीकरण और औद्योगिकरण को हम एक नहीं मान सकते, और इनमें पर्याप्त अंतर जो है हमें दिखाई देता है। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।